तो अपना जो टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन का मतलब हो जाता है मोशन अलोंग ए सर्कल। कोई पार्टिकल है सर्कल के अलोंग में मोशन कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ऑब्वियस सी बात है उस मोशन को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। मोशन अलोंग ए सर्कल। चलो अब स्टार्ट करते हैं। दो टाइप के सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, एक होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन कुछ काम की नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है हमें आता भी था। तो पहला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन है, कोई पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में जा रहा है बट कांस्टेंट स्पीड के साथ में। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ में सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो उस मोशन को बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये क्या हो जाता है, इट इज द मोशन, इट इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग along a circle, along a circular path with constant speed। कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ के अलोंग में मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, अच्छा, और ऑब्जेक्ट है उसमें सर्कल है, उसकी और डेफिनेशन बताता हूं। द ऑब्जेक्ट विल ट्रेस आउट ए सर्कल एट फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट में सर्कल को बनाती है, तो ऐसे मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रही हो बट विद कांस्टेंट स्पीड, तो ऐसे मोशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये देख लो सर्कुलर मोशन में, ये जो है ये है आर रेडियस आर। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है। स्पीड और है ओरिजिन, स्पीड का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी है वो ऐसी है। वेलोसिटी बनाने के लिए टेंजेंट बनाना पड़ेगा, तो इस मोमेंट पे वेलोसिटी ऐसी है। एंटी क्लॉकवाइज जो सर्कल है वो मैंने बनाया है, इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से है। तो हर मोमेंट पे मैंने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरीके से कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट स्पीड के साथ में सर्कल में रोटेट कर रहा हो, तो उसके मोशन को बोला जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतना सा होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मैं स्पीड के बारे में बताऊं, तो स्पीड है वो सर्कल के राउंड में कांस्टेंट रहती है। तो स्पीड के बारे में लिखो, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है उसके थ्रू आउट द मोशन में जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इट रिप्रेजेंट हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। जो स्पीड है पूरे मोशन में कांस्टेंट रहेगी और यही रिप्रेजेंट कर रही होती है कि कोई पार्टिकल है वो कितना फास्ट घूम रहा है सर्कुलर पाथ में। यह है स्पीड का लॉजिक। स्पीड के बाद में जो नेक्स्ट चीज है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो, अब अपने पास में पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ये हमें पता चल गया है। ठीक है, बट सर्कुलर मोशन के अंदर में स्पीड है, स्पीड भी कांस्टेंट है, ये पता चल गया है। बट वेलोसिटी क्या होता है कि वेलोसिटी में स्पीड है वो है उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है,
जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो है अपने पास में कांस्टेंट, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले ऐसी डायरेक्शन थी, इस मोमेंट पे टेंजेंट बनाया तो ऐसी डायरेक्शन, इस मोमेंट पे ऐसी डायरेक्शन। तो जो वेलोसिटी है वो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करे जा रही है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट थी। इवन दो द स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, बट द एक्चुअल वेलोसिटी का मतलब है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। कंसीडर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन is keep changing, is keep changing with time, changing with changing direction with time। जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती जा रही है। अगर ऐसे बोलूं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये रहेगा कांस्टेंट। पूरे सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर दूसरी बात करूं वेलोसिटी वेक्टर, ये कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, बट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज कांस्टेंट है। इस तरीके से होता है वेलोसिटी। नेक्स्ट इस केस में हम डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में समझो। एक्सेलरेशन जो है ना, इसका टॉपिक है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक्सेलरेशन के बारे में पहले भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूँ, बट अब देखो और इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर एक्सेलरेशन है वो पैरेलल टू वेलोसिटी होता है, ठीक है, तो वो वाला जो कंपोनेंट है वो चेंज करता है अपने पास में मैग्नीट्यूड को। अगर देखो एक्सेलरेशन है वो इस तरीके से हो, वेलोसिटी है वो इस तरीके से हो, तो पार्टिकल स्पीड अप होगा। एक्सेलरेशन है वो इस तरीके से हो और वेलोसिटी है वो ऐसे हो, तो पार्टिकल स्लो डाउन हो जाता है। तो अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल एक्सेलरेशन है, दोनों के दोनों जो चेंज कर रहे होते हैं वो चेंज करते हैं स्पीड को या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को। चेंज एक्सेलरेशन पैरेलल यहाँ पे लिख देता हूँ इसके साथ में ही। ऐसा एक्सेलरेशन है वो चेंज करता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ओके, ये अपने पास हमें क्लियर सी बात है। और दूसरा जो एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी के साथ में, वो चेंज कर देता है डायरेक्शन को। ऐसे है वेलोसिटी, ऐसे है एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी जो स्पीड है उसको चेंज नहीं करेगा, ओनली डायरेक्शन को चेंज करेगा। चेंजेज डायरेक्शन। इस चीज को याद रखना, जो एक्सेलरेशन है उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो डायरेक्शन चेंज करता है। एक्सेलरेशन अगर पैरेलल टू वेलोसिटी है वो स्पीड चेंज करता है। अगर अपने पास में कंप्लीटली ही ऐसे एक्सेलरेशन हो, जैसे कि इस तरीके से है वेलोसिटी, इस तरीके से हो एक्सेलरेशन, तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, देखो ऐसे केस में एक्सेलरेशन का एक इधर का कंपोनेंट लिखा जाएगा जो कि होगा ए कोस थीटा, एक एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखा जाएगा जो होगा ए साइन थीटा। ए कोस थीटा है वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में है, ये चेंज करेगा स्पीड को। चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही स्पीड बोलते हैं। और ये वाला कंपोनेंट है ये करेगा चेंज डायरेक्शन।
ये अपने पास में एक्सेलेरेशन का लॉजिक है। ओके, क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे जिस एक्सेलेरेशन की मैं बात करूँ, यहाँ पे कैसा एक्सेलेरेशन है, इधर पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो बेटा पहले ही ये चीज़ बताई गई है, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, स्पीड के अंदर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो है डायरेक्शन। तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। ठीक है, इस मोशन में जो एक्सेलेरेशन है वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है। लिखो इसको, इवन दो speed is constant, speed is constant, there must be an acceleration that is perpendicular, that is perpendicular to velocity, that only changes डायरेक्शन। तो एक ऐसा एक्सेलेरेशन होगा जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है और ओनली डायरेक्शन को ही बदल के दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा एक्सेलेरेशन के बारे में ही लिखने वाले हैं। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एक्सेलेरेशन या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर दो ही डायरेक्शन है इस प्लेन में। अब देखो वेलोसिटी जो है थोड़ी देर बाद इधर की तरफ हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है जो एक्सेलेरेशन है वो इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा इस केस में एक्सेलेरेशन। अब क्योंकि ये एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ है तो इसलिए इसको बोल देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ये एक्सेलेरेशन है ये सेंटर की डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए इसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ये एक्सेलेरेशन सेंटर की डायरेक्शन में है, इसलिए बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। ओके, तो इसके बारे में लिख देते हैं, द एक्सेलरेशन is act along the radius towards the center, रेडियस की तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ, इसीलिए इसको बोलेंगे दैट्स वाई नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन होगा इसको बोला जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू होती है v²/r। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू होती है v²/r। यहाँ पे जो v से लिखा गया है वो है स्पीड, और r से जो लिखा गया है वो है रेडियस। यहाँ पे जो v से लिखा गया है वो है तो है स्पीड, और r से जो लिखा गया है वो है रेडियस। ओके, अभी एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस। स्पीड भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो रहेगा कांस्टेंट, और कंप्लीट एक्सेलरेशन वेक्टर है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। जैसे जैसे कहीं पे भी जाता जा रहा है, सेंटर की डायरेक्शन की तरफ में एक्सेलरेशन लग रहा है, तो कंटिन्यूसली उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे इस पॉइंट पे है लेफ्ट है, इस पॉइंट पे राइट है, इस पॉइंट पे डाउन है, इस पॉइंट पे अप है, तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, और इसका मैग्नीट्यूड है इसका भी कांस्टेंट है। ओके, बिल्कुल क्लियर बात है, यहाँ तक में कोई भी ऐसी मुश्किल पॉइंट हमने नहीं पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, सर्कल के जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं तो एक और सेट ऑफ कोऑर्डिनेट भी हमें पढ़ने होते हैं जो कि है एंगुलर कोऑर्डिनेट्स, तो उसके बोलेंगे एंगुलर पैरामीटर्स।
भाई एंगल की सेंस में कैसे चेंज हो रहा है, इनके सेंस में भी कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करी जा सकती है। एंगुलर पैरामीटर्स में अगर हम बात करें कि एंगल के साथ में अपने पास में जैसे जैसे सर्कुलर मोशन हो रहा है वैसे वैसे किस तरीके से एंगल चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर बाई चांस एक कंप्लीट सर्कल होता है, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल होता है तो अपने पास में 360 डिग्री रोटेट कर गया। जैसे एक फैन ही है, फैन ने सर्कुलर मोशन किया, एक सर्कुलर मोशन में 360 डिग्री घूम गया, तो एंगल की टर्म्स में भी उस चीज़ को पढ़ा जा सकता है। तो यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो उसको थीटा से लिखा जाएगा कि एंगल की टर्म्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इट इज रेफर एज चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है उसकी एंगुलर पोजीशन में कितना चेंज हुआ है। तो अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट पहले इस लेवल पे थी, यहाँ से यहाँ पे चली गई है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है वो है π/3, π/3 रेडियन। तो इसका ऑब्वियस सी बात है इस ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर चेंज इन पोजीशन है वो है π/3। पहले 0 पोजीशन पे थी, बाद में π/3 पोजीशन पे चली गई है। लो, इसकी एंगुलर पोजीशन ऐसे आ जाती है। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है इसको भी लिखा जा सकता है, इट इज एंगल स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में कितना एंगल स्वेप्ट किया है इसके रेडियस वेक्टर ने। कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी रेडियस ने कितना एंगल स्वेप किया है, उस एंगल को ही बोल देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सिंपल सा इसका लॉजिक है, कुछ भी इसके अंदर में मुश्किल जैसा नहीं है। तो अब देखो ये है अपने पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे कुछ पॉइंट है वो लिख देता हूँ नोट करके। तो इससे बेस्ट तो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो अपने पास में वेक्टर रहेगा, ठीक है। और जो बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर। लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो स्केलर होता है क्योंकि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो वेक्टर एडिशन की उसको फॉलो नहीं करता, बिकॉज इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसके जो है इस चीज़ को मैं एक अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है a+b=b+a, बट वेक्टर एडिशन जब हम करते हैं, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, तो इसको फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इसी में अपने पास में एक और चीज़ आ जाती है जो कि है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है कि जब अपने पास में थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम है मतलब कि 5 डिग्री से कम, तो उस केस में हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं, साइन थीटा है और जो टेन थीटा है उन दोनों को थीटा के ही इक्वल पुट कर देते हैं, ठीक है, बट थीटा को रेडियन में लिखेंगे, ठीक है, और जो कोस थीटा है उसको हम पुट कर देते हैं 1 के इक्वल। ये होता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इस चीज़ का यूज करके एक एग्जांपल बता देता हूँ जिससे कि क्लियर हो सके, ठीक है। फाइंड आउट साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री है इसकी वैल्यू बतानी है।
तो देखो साइन 2 डिग्री या साइन थीटा, जब क्योंकि थीटा 5 से कम है तो उस केस में 2 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 2 डिग्री के इक्वल, बट डिग्री में नहीं लिखना है, रेडियन में लिखना है। तो 2/π/180 ये हो गया है रेडियन में। लेफ्ट को रेडियन में लिखने का कोई मतलब नहीं है, वो तो आंसर ही निकालना है। तो π/90 वैल्यू बन गई है। तो साइन 2 डिग्री की वैल्यू हो जाती है π/90, ये हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ में ये चीज़ और लिख लो, जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो इस तरीके से है वो तो है स्केलर, और जो डी थीटा है जो बहुत ही ज़्यादा कम होगा वो हो जाएगा अपने पास में वेक्टर। तो इस तरीके से स्केलर और वेक्टर होते हैं, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिखते हैं, ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड, दोनों का मतलब सेम ही है, ओमेगा से इसको लिखा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। चलो इसके बारे में करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो अपने पास में एंगल कवर कर रहे हैं वो कितनी फास्टली कवर किया जा रहा है। ठीक है, सर्कल के अबाउट में कितनी ज़्यादा स्पीड है। इट मेजर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड सेंटर इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सेंटर के अबाउट में कितनी ज़्यादा स्पीड है उस चीज़ का मेजरमेंट होता है। तो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर स्पीड है, उसके दो ही केस पढ़ेंगे, एक तो एवरेज एंगुलर स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। इंस्टेंटेनियस होती है ये। ठीक है, एवरेज एंगुलर स्पीड है उसको डिफाइन किया जाता है चेंज इन एंगल अपॉन टाइम टेकन, या चेंज इन एंगुलर पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, कुछ भी बोल दो वही सही है। फाइनल एंगल माइनस इनिशियल, तो θ2 माइनस θ1 अपॉन जो टाइम है वो। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, उसको डिफाइन किया जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें क्योंकि स्मॉल एंगुलर चेंज है तो इसको डेल्टा थीटा से लिख देंगे, इसमें लार्ज चेंज है तो ये अपने पास में स्केलर रहेगी। ठीक है, स्मॉल चेंज है, सॉरी ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी था लार्ज चेंज, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इंस्टेंटेनियस है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ये होता है स्केलर और ये होता है वेक्टर। इस तरीके से रहता है वेक्टर और स्केलर एंगुलर वेलोसिटी में। ओके, इससे नेक्स्ट अपने पास में करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल। लीनियर के जो वेरिएबल थे और एंगुलर वेरिएबल थे उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। बट इससे पहले एंगुलर वेलोसिटी कर ली है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी यहीं पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखा जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा ही वेक्टर रहेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन के भी अपने पास में दो टाइप रहेंगे, एक तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज का मतलब हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, इसका हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दोनों की दोनों अपने पास में, एक तो है एवरेज वैल्यू, ये वाली है एवरेज वैल्यू, ये वाली है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब साथ साथ में इन सब की यूनिट भी लिख देते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड है उसकी यूनिट हो जाती है रेडियन पर सेकंड, और जो एंगल है उसकी ऐसे यूनिट होती है रेडियन, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी ऐसे यूनिट होती है रेडियन। ठीक है, तो इन तीनों की ऐसे यूनिट है उसको भी साथ साथ में लिख लेना ताकि इसके बारे में पता रहे। नेक्स्ट है अपने पास में रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। जो लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन।
ठीक है। लीनियर वेरिएबल्स हैं क्या है अपने पास में, जैसे कि स्पीड है, वेलोसिटी है, ये सब। ठीक है, एक्सेलेरेशन। और एंगुलर है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो ये सब हम करने वाले हैं। ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि कोई सर्कुलर मोशन है, कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन में जा रहा है और उसकी इनिशियल पोजीशन थी ये, फाइनल पोजीशन है यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है। और इसका जो सेंटर है वो है थीटा, सेंटर है वो है ओ, और सेंटर पे जो एंगल ये प्लेस कर रहा है वो है थीटा। ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो है आर। ठीक है, आर रेडियस के सर्कुलर मोशन में ये मूव कर रहा है। तो जैसा कि हमें पता है, इस केस में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस एक्चुअल में होता है आर्क लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ। ठीक है। और आर्क लेंथ है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एंगल इन रेडियन इंटू इसकी रेडियस, तो थीटा इंटू आर। ठीक है, आर को इसी तरीके से लिख देता हूँ, थीटा इंटू आर, ये आ जाता है डिस्टेंस। ठीक है। अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डिस्टेंस है उसका डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो अपने पास में आ जाएगी स्पीड। ठीक है। इज इक्वल टू जो आर है वो कांस्टेंट है, और थीटा का डिफ्रेंसिएशन कर दूंगा तो आ जाएगा ओमेगा। तो अपने पास में स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, ये अपने पास में हो जाता है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल। इसके अलावा बाकी रिलेशन है वो एंगुलर एक्सेलेरेशन का रिलेशन है, वो थोड़ा सा आगे जाके पढ़ा जाएगा, यहाँ पे उसका कोई भी काम नहीं होगा। तो अब देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के और फॉर्मूले बन चुके हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो अब तक फॉर्मूला पढ़ा था वो था वी स्क्वेयर अपॉन आर। अब यहाँ से अगर मैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा का यूज करूँ तो एक और फॉर्मूला भी बन जाता है, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये बन जाता है। और तीसरा फॉर्मूला बन जाता है ओमेगा और v की टर्म्स में, तो वो हो जाता है v इंटू ओमेगा। ये अपने पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले बन जाते हैं। तीनों फॉर्मूले अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए। ओके। अगर अपने पास में फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उस केस में ओमेगा है कि वो किस तरीके से रहेगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड अपॉन रेडियस। तो जो स्पीड है वो अपने पास में वो तो है कांस्टेंट, रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, तो ओमेगा रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो भी कांस्टेंट रहता है। और अल्फा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा है उसकी वैल्यू रहती है 0। तो ये अपने पास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए लास्ट पॉइंट था। अब देखो, एंगुलर वेरिएबल्स, लीनियर वेरिएबल से इनको कर लिया है, इससे आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो करते हैं। नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो, इन दोनों के बारे में लिखते हैं। टाइम पीरियड क्या हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसको एक कंप्लीट राउंड करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, बार बार वही सेम टाइम लग रहा है हर कंप्लीट राउंड करने में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उस टाइम को ही बोला जाता है टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन करने में जो टाइम लगेगा इज कॉल्ड टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या टाइम पीरियड, सिंपली टाइम पीरियड भी बोल देते हैं। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो मैंने डिफाइन कर रखा है टी, और टाइम पीरियड का अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस
सर्कुलर मोशन में एक कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस चल रहा है अपॉन स्पीड। एक कंप्लीट सर्कल जब कर रहा है तो उस केस में डिस्टेंस चल रहा है 2πr, और जो उसकी स्पीड थी वो कांस्टेंट थी, उसकी वैल्यू है v। तो जो टाइम है उसका फॉर्मूला आ जाता है 2πr अपॉन v। ठीक है, टाइम का दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर वेलोसिटी से से डिवाइड कर दिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एक कंप्लीट सर्कल में 2π रेडियन अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड का जो दूसरा फॉर्मूला है वो आ गया है 2π/ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला है वो लिखा जा सकता है 2π/t। दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, कोई सा भी एक याद रख लेना, हमेशा के लिए दोनों वैलिड रहेंगे, बार बार इन पे वेस्ट क्वेश्चंस आते रहेंगे। ओके, चलो देखो, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाता है एक कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसने कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं 1 सेकंड में। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय द पार्टिकल in 1 second is called frequency। 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिए हैं, उस चीज़ को डिफाइन किया जाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है उसका सिंपल सा यहाँ से फॉर्मूला हो जाता है 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी है उसको लिखा जाता है 1/टाइम पीरियड, सिंपल सा इसका ये फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट है वो अपने पास में हो जाती है सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स को बोला जाता है हर्ट्ज। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HZ से भी लिखा जाएगा। ऑल्सो अपने पास में अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 2π से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका नाम हो जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और 2π फ्रीक्वेंसी है 1/टाइम पीरियड, जो कि होता है ओमेगा। तो ओमेगा का एक और नाम बन गया है जो कि है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर स्पीड है उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कई बार बोल देते हैं। इसका मतलब हो जाता है 2πf या फिर 2π/t। तो ये था अपने पास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तक का। अब इसके बाद में करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इससे अगला जो है वो लिखता हूं मैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल है जो कि जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को करते हुए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिखने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, बट उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ ए पार्टिकल is moving in circular motion, in circular path या motion with variable speed, then it is called non uniform सर्कुलर मोशन। तब इस मोशन को बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये अपने पास में इतना सा कंसेप्ट है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ठीक है, अब जो पार्टिकल है इस केस में उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि इस तरीके से पार्टिकल है, ये है इसका सेंटर, और ऐसी चीज की वेलोसिटी है इस मोमेंट पे।
अब इस केस में जो इसकी वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो इसकी जो डायरेक्शन चेंज होने के लिए जो एक्सेलेरेशन रेस्पॉन्सिबल है वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा, उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन सेंटर की डायरेक्शन में है। इसमें एक और एक्सेलरेशन भी आ जाता है जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है और ये रेस्पॉन्सिबल है पार्टिकल की स्पीड को चेंज करने के लिए। और इन दोनों से मिला के जो नेट एक्सेलरेशन बनेगा वो अपने पास में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा या नेट एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम लॉ से इसको प्रूव करने की कोशिश की है। तो इधर है अपने पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को बोला जाता है ए टी से लिखा जाता है क्योंकि ये टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। ये वो एक्सेलरेशन है जो स्पीड को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसका फॉर्मूला हो जाता है टेंजेंशियल का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या ऐसे लिख देते हैं डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये है अपने पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बस इतना सा इसका आंसर है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ये आंसर हो जाता है जो कि बन गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, डी बाई डी टी ऑफ स्पीड। ठीक है, अब यहाँ से हमें अगर नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल का स्क्वायर, इस तरीके से निकाला जा सकता है नेट एक्सेलरेशन। क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगी। यही इसका आंसर है। आगे देखो, इसके बाद में अगर बेटा अपने पास में इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कहीं पे उसको कांस्टेंट बताया गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, नोट करके लिख देते हैं, फॉर यूनिफॉर्म टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर जो अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म रहता है तब उस केस में जो अपने पास में बाकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी अपने पास में वैलिड रहेंगी। तो पहले हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसके अंदर में जो एक्सेलरेशन है वो मैंने ले लिया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो स्पीड को चेंज कर रहा होता है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसको चेंज करता है, स्पीड को, और अगर स्पीड को चेंज करता है तो जो v से लिखा जा रहा है वो फाइनल स्पीड है और u से लिखा जा रहा है वो इनिशियल स्पीड है। तो यहाँ पे जो u से लिख रहे हैं वो है इनिशियल स्पीड। नेट एक्सेलरेशन होता तो इसको इनिशियल वेलोसिटी लिख दे, बट अभी टेंजेंशियल की बात हो रही है। v जो है वो है फाइनल स्पीड और साथ साथ में t जो है वो तो टाइम ही है। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 8t स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में। यहाँ पे जो s लिखा है वो डिस्प्लेसमेंट ना होके डिस्टेंस है। ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन है वो तो है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इनमें भी एक कोऑर्डिनेट है जो है स्पीड, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड इसी तरीके से लिखे गए हैं। सेकंड है, ठीक है, वो हम रिलेशन निकालने वाले हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि अल्फा है एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
ठीक है, जैसे कि हमें पता है जो v स्पीड है उसका फॉर्मूला हो जाता है r ओमेगा। इस फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो जो स्पीड है उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। r है कांस्टेंट, ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो आ जाता है अल्फा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है r इंटू अल्फा। ठीक है, नंबर थर्ड, फोर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी होता है तो अल्फा की वैल्यू 0 है। फोर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस केस में जो अल्फा है वो नॉन जीरो हो सकता है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलेरेशन है वो नॉन जीरो भी हो सकता है। इसके बाद में है नंबर फोर्थ पॉइंट, इफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज कांस्टेंट। अगर जो अपना एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है वो अगर कांस्टेंट है तब अपने पास में तब भी कुछ फॉर्मूले बनते हैं। वो फॉर्मूले क्या हैं? वो फॉर्मूले हैं जैसे कि इसमें लिखे थे, इसके कोरस्पॉन्डिंग वाले फॉर्मूले ही हैं। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो इसके अंदर में है फाइनल एंगुलर स्पीड इज इक्वल फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वाला फॉर्मूला हमने बनाया है। नेक्स्ट है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। ठीक है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ओमेगा फाइनल स्क्वेयर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। इसमें जो ओमेगा इनिशियल है वो है अपने पास में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा एफ सी में लिख रहा हूं वो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और जो मैंने थीटा से लिखा है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सब यही पॉइंट है जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है। कोई ज़्यादा मुश्किल या ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ हो। ठीक है, तो ये अपने पास में सर्कुलर मोशन के बारे में जो जो पॉइंट थे वो सारे के सारे। ठीक है, सर्कुलर मोशन का जो काइनेमेटिक्स पढ़ा है उसके वाले पॉइंट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो ये है बेटा अपना क्वेश्चन, टू साइकिलिस्ट मूव अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r1 एंड r2। दो साइकिलिस्ट हैं सर्कुलर ट्रैक के अलोंग मूव कर रहे हैं। इफ बोथ टेक सेम टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, दोनों सेम टाइम ले रहे हैं एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। तो हमें निकालना है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, दोनों की जो एंगुलर स्पीड है उसका रेशियो, दोनों की जो नॉर्मल स्पीड है उसका रेशियो, और दोनों के जो एक्सेलरेशन लग रहा है उसका रेशियो। ठीक है, तो सेम टाइम ले रहे हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है, तो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड दोनों का सेम है, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट है सेकंड, v1 अपॉन v2, 1 की वेलोसिटी और 2 की वेलोसिटी। v का फॉर्मूला हो जाता है r ओमेगा, तो r1 ओमेगा 1 अपॉन r2 ओमेगा 2। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 तो दोनों सेम ही है, तो रेशियो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया है r1 अपॉन r2। नेक्स्ट नंबर 3, a1 अपॉन a2, दोनों के जो एक्सेलेरेशन है उसका रेशियो। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला एक तो होता है v स्क्वेयर बाई आर, एक होता है ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर। ओमेगा स्क्वेयर इंटू आर यूज़ कर रहा हूँ मैं, ओमेगा 2 का स्क्वेयर इंटू r2। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 सेम ही है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसका रेशियो ही बन जाएगा r1 रेशियो r2, दोनों इक्वल हैं तो उनका रेशियो कैंसिल हो गया। तो ये अपने पास में हो जाता है तीनों का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग 140 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में 140 रिवोल्यूशन लगा रहा है। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड बतानी है। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, देखो 140 रिवोल्यूशन कर रहा है एक सेकंड में, तो एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन करता है वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाता है 140 हर्ट्ज।
टाइम पीरियड निकाला जा सकता है इस चीज़ का यूज़ करके। टाइम पीरियड होता है 1 फ्रीक्वेंसी, तो 1/140 सेकेंड, ये आ गया है टाइम पीरियड। नेक्स्ट जो चीज़ निकालनी है वो है एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा लिया है। तो 2π को लिख दिया है 22/7 और फ्रीक्वेंसी थी 140। तो 140 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा 20 पे, तो 2 इंटू 22 इंटू 20, तो इसका आंसर हो जाता है 880 रेडियन पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लिखता हूं मैं। तो ये है अपने पास में अगला क्वेश्चन। फाइंड आउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ ए साइक्लिस्ट दैट मेक 7 राउंड इन 1 मिनट अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है किसी साइक्लिस्ट का जो कि 7 राउंड लगाता है 1 मिनट में। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको तो लिख लेता हूँ। 7 राउंड इन 60 सेकेंड, 1 मिनट को मैंने लिख दिया 60 सेकेंड। तो एक राउंड इसका टाइम आ जाता है, ये बन जाता है 60/7 सेकेंड। तो जो अपने पास में टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू आ गई है। ये टाइम पीरियड है जो कि आ गया है 60/7 सेकेंड। ठीक है, बस अब निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस। ओमेगा को मैंने लिख दिया है 2π/t का स्क्वायर इंटू रेडियस। तो 2π को लिख दिया है 22/7 और टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है 60/7। तो इसका स्क्वायर इंटू रेडियस जो कि है 10। ओके, इसकी कैलकुलेशन सोल्व करोगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 30 पे, तो 22/30 का स्क्वायर इंटू 10, तो ये हो जाता है 484 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि सोल्व करने में बनता है 53.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट इसकी जो वैल्यू है वो ये आ जाती है। वैसे इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लिखता हूँ मैं। ए बॉडी मूव अलोंग ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है किसी सर्कल के अलोंग में मूव कर रही है 10 की स्पीड से। ठीक है, अगर ये बॉडी मूव करती है π/2 का एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल तक मूव करती है, तो उस केस में बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और दूसरा बताना है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दोनों क्वेश्चन है अपने पास में, दोनों इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का आंसर आप निकाल के बताओ, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर बताओ। ठीक है, बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इस तरीके से मान लेते हैं एक सर्कुलर मोशन है, ऐसे कुछ करके सर्कुलर मोशन है। ओके, तो यहाँ से अपने पास में ये है, इधर से पार्टिकल ने मूव करना स्टार्ट किया है, ऐसे कुछ करके ये मूव किया है। ठीक है, और ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब उसके बाद में 90 डिग्री मान लेते हैं, इस तरीके से मूव किया और यहाँ पे पहुँच गया है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जो स्पीड है वो तो 10 ही रहेगी। ओके, इधर तक अपने पास में चीज़ें हैं क्लियर। फर्स्ट जो आंसर बताना है वो क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ओके, ये चीज़ बतानी है। तो वेलोसिटी है वो चेंज कितनी हुई है उस चीज़ का मैग्नीट्यूड बताना है। चलो देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जब पार्टिकल यहाँ पे गया है तो वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इधर जा रहा है तो माइनस एक्स के अलोंग जा रहा है, तो वेलोसिटी को डायरेक्शन के साथ में लिखा जाएगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो है अपने पास में 10 माइनस 10 आई कैप और इनिशियल वेलोसिटी थी 10 जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, जो कि बन जाता है 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ओके, क्योंकि देखो वेलोसिटी जो चेंज हुई है वो 90 डिग्री से चेंज हुई है और 90 डिग्री पे मैग्नीट्यूड निकाल, जो चेंज है
वो निकाल लो चाहे रिजल्टेंट निकाल लो, सेम ही आता है, अंडर रूट ऑफ v1² प्लस v2², इससे आ जाता है tan√2। इसके बाद बचा हुआ है सेकंड। सेकंड का बताना है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को बोला जाता है बेटा स्पीड। तो हमें क्या निकालना है, चेंज इन स्पीड। स्पीड के अंदर तो कोई चेंज आया ही नहीं है, स्पीड पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 है, तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। इसका आंसर आ जाता है 0 मीटर पर सेकंड, पहले का आंसर आ गया है tan√2 मीटर पर सेकंड। ऐसे करके दोनों तरीकों के क्वेश्चन हैं उनको निकाला जा सकता है। ओके, बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो था, मुझे नहीं लगता है किसी को इसमें डाउट होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो पूछता हूं मैं। नेक्स्ट है अपने पास में ये, पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 80 मीटर with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड which is decreasing at a rate of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर at this instant of time। इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो जो स्पीड है वो इस रेट से डिक्रीज कर रही है। द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी विल बी। ये अपने पास में है क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पॉज करो, पहले क्वेश्चन को खुद से समझो, फिर उसका आंसर निकालो। ठीक है, अगर आंसर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच हो जाओ। अगर नहीं आया है तो इसका आंसर चेक करते हैं कैसे होगा सोल्व। देखो तो बेटा, ऐसे तो मैं सर्कुलर मोशन है उसको बना ले रहा हूँ। सबसे पहले जो गिवन है वो है रेडियस, तो इसकी जो रेडियस है वो है 80 मीटर और इस मोमेंट पे जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और किस रेट से डिक्रीज हो रही है, जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है ये गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जिसको बोला जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो, ये तीन चीजें अपने पास में गिवन है। ऐसे है अपने पास में, ये है रेडियस और पार्टिकल की स्पीड मान लेते हैं, जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी। ठीक है, एक तो निकालते हैं इसमें सेंटर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा इस मोमेंट पे v²/r, जो कि बनेगा 20²/80, 400/80, ये बन जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेंटर की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो बन जाता है 5। ठीक है, ये है सेंटर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इसको मैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ओके, वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। ओके, और जो रेट ऑफ जो डिक्रीजिंग जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। तो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये आंसर आ गया है इसका भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर वाला था सेंट्रिपिटल, ये जो आया है ये है टेंजेंशियल। नेट एक्सेलरेशन है वो इस तरीके से आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बन जाएगा 5√2। बट अपने पास में मेन आता है इसका एंगल निकालना है, तो ये एंगल बन जाएगा 45 और ये वाला एंगल है 90 डिग्री। तो जो नेट एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन के बीच में और इस वेलोसिटी दोनों के बीच का जो एंगल है वो आ जाता है 90 + 45, जो कि अपने पास में बनता है 135। तो जो आंसर है थीटा का वो बनता है 135 डिग्री। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बस इतना सा इसका आंसर है, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है वो लिखते हैं। अगला जो इसमें कंसेप्ट है वो है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की कैलकुलेशन है, एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेशन, कि किसी भी केस में एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको मैंने लिख दिया है ओमेगा से। ठीक है, तो देखो बेटा, इस चीज़ को एक बार हम समझते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी है क्या। ओके, जैसे कि मान लेते हैं एक पर्सन है। ठीक है, इस तरीके से एक पर्सन खड़ा है और इसके सामने एक कार जा रही है इस तरीके से।
इसके सामने से एक कार जा रही है, तो ये पर्सन इस कार को देखने के लिए इस पर्सन को अपनी जो गर्दन है उसको इधर उधर डायरेक्शन में चेंज नहीं करना पड़ा है। ठीक है, इसका मतलब है ये कार इस पर्सन को नजर आ रही है कि इससे दूर जाती जा रही है, बस इतनी सी केस है। इस केस में इसको अपनी गर्दन नहीं घुमानी पड़ी है, मतलब इसको पता चल रहा है कि इस पूरी कार की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 है। ये अपने पास में कार है, इस कार की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 0 है, कार इसको घूमती हुई नजर नहीं आ रही है, इधर उधर उसको देखने के लिए नहीं मुड़ना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट मैं ऐसा ही सिनेरियो बनाता हूं, जैसे यही पर्सन है, ये देख रहा है कि जो कार है वो इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, तो पहले इसको देखने के लिए इसको इस ऐसा एंगल बनाना पड़ेगा, अपनी आंखों से इधर की तरफ देखने के लिए ऐसा एंगल बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है इसने इस डायरेक्शन में अपनी मुंडी को घुमाना पड़ा, अपनी गर्दन को घुमाना पड़ा नीचे की तरफ देखने के लिए। तो इस जिस रेट से उसने घुमाया है वो होगी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, और इस केस में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो नॉन जीरो होगी। तो ये अपने पास में आता है कि ये वाली जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको निकाला कैसे जाए। तो इसका जो एक तरीका है वो क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो उस तरीके से अपने पास में निकाला जा सकता है ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी अपॉन उन दोनों के बीच का सेपरेशन, ये तरीका होता है कोई भी एंगुलर वेलोसिटी निकालने का। एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो लिख लो, रिलेटिव वेलोसिटी नॉर्मल टू लाइन जॉइनिंग डिवाइडेड बाई गैप बिटवीन देम, इसको हम डिवाइड कर देंगे जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच के गैप से, ऐसे निकाली जाएगी अपने की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो। ओके, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी जो नॉर्मल टू लाइन जॉइनिंग अपॉन उन दोनों के बीच का जो गैप है वो। ओके बेटे, क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। एक क्वेश्चन तो इसी पेज पे लिख देता हूं। तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, अगर मैं ए से देखूं तो बी की एंगुलर स्पीड है वो क्या होगी। तो बी की जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट कर लेता हूं मैं। बी की इस तरफ की वेलोसिटी रहेगी बी कोस थीटा, बी की इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो रहेगी अपने पास में बी साइन थीटा। एक तरफ है बी कोस थीटा, एक तरफ है बी साइन थीटा, सॉरी बी नहीं वी। बी की वेलोसिटी है, एक तरफ है वी कोस थीटा, एक तरफ है वी साइन थीटा। तो अपने पास में ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं। वेलोसिटी जो लाइन जॉइनिंग है इससे नॉर्मल की डायरेक्शन में वेलोसिटी और इन दोनों के बीच का गैप। तो नॉर्मल की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है वी साइन थीटा और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है। बस इस तरीके से इन दोनों के बीच की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो निकल के आ जाएगी। आगे देखो और क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को भी करते हैं। तो ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, एक एक्स वाई प्लेन गिवन है, उसके अंदर में एक पॉइंट है ए कोमा बी, उस पॉइंट पे एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है वी। ठीक है, इसकी हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है एज ऑब्जर्व फ्रॉम ओ वाले पॉइंट से अगर हम इसको देखें तो इसकी जो एंगुलर स्पीड है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो पहले तो जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को लिख लो, अब इसका आंसर है उसको लिखते हैं। ओके, आंसर के लिए मैं एक अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम है, ये आंसर का डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो चीज़ चाहिए होगी कि यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ओ से लेकर इधर के बीच का गैप। ओके, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बन जाएगा, देखो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे वो थे ए कोमा बी, तो इसका जो इतना सा कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा ए, इतनी सी जो वैल्यू है वो हो जाएगी बी। ठीक है, और ये आ जाता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ओ से लेकर उस पॉइंट तक का जो गैप है वो। अब मैं इस एंगल को मान लेता हूँ थीटा। अब वेलोसिटी के कंपोनेंट करता हूँ अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये बनेगा वी कोस थीटा। इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा
वो बनेगा v sin थीटा। ठीक है, ये अपने पास में इस तरीके से सिनेरियो बन गया है। अब हमें लिखना है एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी नॉर्मल टू लाइन जॉइनिंग अपॉन दोनों के बीच का गैप। ये है लाइन जॉइनिंग, इससे नॉर्मल की तरफ वाली वेलोसिटी है वो है v sin थीटा। तो v sin थीटा अपॉन इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप है वो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हो जाता है अपने पास में आंसर। बट आंसर हमें साइन थीटा की टर्म्स में नहीं चाहिए, तो साइन थीटा की और वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो v अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ऐसे ही रह गया। इस वाली राइट एंगल ट्राइंगल से साइन थीटा निकाल लेता हूँ। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर वाली साइड है b और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इसका आंसर हो जाता है vb अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये आ गई है इस केस में इसकी एंगुलर स्पीड जो है वो। ठीक है, इस एंगुलर स्पीड है, इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं याद रखना, मतलब इसका जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है। तरीका है इसको आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिखते हैं। वो जो टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको लिखा जाता है कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देखो इसका टॉपिक जो है उसको समझते हैं। अपने पास में इस यूनिवर्स में जितने भी कर्व बनते हैं, ठीक है, हर कोई कर्व है वो किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो कर्व है ये कर्व भी किसी न किसी सर्कल का ही पार्ट है, जिसकी जो कि इस तरीके से इतना सा जो पोर्शन है वो इस सर्कल का पार्ट है। अगर इसका ये वाला पोर्शन देखूं तो ये इस सर्कल का पार्ट है। ठीक है, तो जो इसका इतना सा पोर्शन है वो इस सर्कल का पार्ट है। बाकी हर कोई जो पोर्शन है वो किसी न किसी सर्कल का ही पार्ट है। ठीक है, तो अब इस केस में देखो, यहाँ जो इतना सा कर्व है ये इस सर्कल का पार्ट है। तो कोई भी कर्व है वो किसी न किसी सर्कल का पार्ट ही है, तो उस सर्कल की जो रेडियस है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो उस मोमेंट पे वो किस सर्कल का पार्ट है और उस सर्कल की जो रेडियस है उस रेडियस को बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिखो इसमें एवरी कर्व विल बी पार्ट ऑफ ए सर्कल। जितने भी कर्व हैं वो सब सर्कल के ही पार्ट हैं। द रेडियस ऑफ दैट सर्कल is known as radius of curvature। और उस सर्कल की जो रेडियस है उस रेडियस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस मोमेंट पे जो रेडियस है वो r1 है, इस मोमेंट पे जो रेडियस है वो r2 है। अब देखो रेडियस को निकालने के लिए क्या तरीका होता है। इस मोमेंट पे जो वेलोसिटी है वो अपने पास में ये रहेगी। इस मोमेंट पे जो सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन है, ठीक है, इसको नॉर्मल एक्सेलेरेशन भी बोल देते हैं, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, वो ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगा दूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है v स्क्वेयर अपॉन r1। तो यहाँ से r1 की वैल्यू आ जाती है v स्क्वेयर अपॉन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। डन है, इतना सा आ जाता है अपने पास में। ठीक है, इसी से अपने पास में फॉर्मूला लिखा जाएगा। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका फॉर्मूला हो जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन नॉर्मल टू वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड का स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी से नॉर्मल है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड उस मोमेंट पे है v स्क्वायर और एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट। ये बन जाता है अपने पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक और फॉर्मूला भी हो जाता है,
जो कि मैथमेटिक्स में पढ़ा जाता है। आपको इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखना है, कोई डायरेक्ट ही क्वेश्चन आए उसमें ही ये काम आएगा। तो ये हो जाता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी इस केस में यूज किया जा सकता है। ठीक है, दोनों जो फॉर्मूले हैं उनको ध्यान रखना है, दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है आंसर निकालने के लिए। मोस्ट ऑफ अपने जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे ही सोल्व हो जाएंगे, बट ये भी आपको आना चाहिए। एक बार नीट में इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया था। अब देखो कुछ है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो अपने स्टैंडर्ड है वो निकालते हैं। ओके, तो उसमें है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्रोजेक्टाइल। कोई अपने पास में प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये है अपने पास में अगला कंसेप्ट। कोई भी प्रोजेक्टाइल है, उस प्रोजेक्टाइल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो निकालना है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, हर जगह पे सेम नहीं आने वाला है, तो इस चीज़ को भी याद रखना। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल है जिसको कि मैंने यहाँ से u वेलोसिटी से रिलीज किया गया था, एंगल थीटा से इसको रिलीज किया गया था। इस तरीके से अपने पास में सिनेरियो है। एक है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं O, एक है पॉइंट हाईएस्ट का, एक यहाँ पे कोई मैंने रैंडम सा पॉइंट मान लिया है जिस मोमेंट पे जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है v और जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से उसकी वैल्यू है अल्फा। इस तरीके से ये 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट O। O वाले पॉइंट पे क्या फॉर्मूला आ जाता है, यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड का स्क्वायर है और नॉर्मल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो। इस पॉइंट पे अगर मैं एक्सेलरेशन लिखता हूँ तो एक्सेलरेशन आ जाता है g। अब आता है g के कंपोनेंट। g का एक कंपोनेंट तो आएगा बेटा इस डायरेक्शन में जो कि इसकी स्पीड को कम कर रहा होगा, एक आएगा इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाला है और ये एक्स से नॉर्मल डायरेक्शन है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा। इससे अगला एंगल, अब ये वाली जो अपने पास में 90 डिग्री है, इसमें ये एंगल था 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल वापिस से क्या बन जाएगा, थीटा। तो g का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो बन जाता है g कोस थीटा और यही एक्सेलरेशन का नॉर्मल वाला कंपोनेंट है। ठीक है, इधर वाला बन जाएगा g साइन थीटा जिसका कुछ भी काम नहीं है, ये वाला तो सिर्फ स्पीड को स्लो करने में काम आएगा। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन है तो ये लिख दिया है u का स्क्वायर अपॉन g कोस थीटा। ये आ गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट O पे। ए वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, ए वाले पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ठीक है, यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या है u कोस थीटा और इसमें पूरा ही एक्सेलरेशन नॉर्मल डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए जो कि बनेगा u कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो कि है g। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट बी पे। बी पॉइंट पे बेटा जो वेलोसिटी है वो तो है v स्क्वायर, एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट देखना है। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा g, ये रहेगा g का नॉर्मल वाला कंपोनेंट। ये एंगल है अल्फ़ा तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा, ये एंगल फिर से बन जाएगा अल्फ़ा। तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो बन जाएगा g कोस अल्फ़ा, तो g कोस अल्फ़ा, तो इसका आंसर हो जाता है v स्क्वायर अपॉन g कोस अल्फ़ा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसे करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाले गए हैं प्रोजेक्टाइल में। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें एक्सियल
वेक्टर। एक्सियल वेक्टर देखो क्या होता है। एक्सियल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, ठीक है, जो एग्जिस्ट तो करता है एक प्लेन में, बट इसकी डायरेक्शन उस प्लेन से परपेंडिकुलर होती है। ए वेक्टर विच एग्जिस्ट इन ए प्लेन, एक वेक्टर है जो एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, बट इट्स डायरेक्शन, पर इसकी जो डायरेक्शन है विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, पर इसकी डायरेक्शन है वो उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। ऐसे वेक्टर को बोला जाता है एक्सियल वेक्टर। इसका अपने पास में जो एग्जाम्पल है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एक ऐसा ही वेक्टर है जिसको ओमेगा से लिखा जाता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी देखो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, कैसा ये अपने पास में वेक्टर होता है। जैसे एक पार्टिकल है जो इस तरीके से सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, इसका जो प्लेन है वो तो अपने पास में ये जो पूरा सर्कुलर मोशन है वो प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगा, बट इसकी अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड कर्ल रूल। जो जिस डायरेक्शन में ये जो वेक्टर घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर से उनको कर्ल करते हैं और थंब से अपने को डायरेक्शन पता चलती है क्या होगी। तो इसमें हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। अपने हाथ से ट्राई करके देखो, राइट हैंड की जो फिंगर्स है उसको इस डायरेक्शन में कर्ल करो, तो जो थंब होगा वो अपने पास में डायरेक्शन बता रहा होगा एंगुलर वेलोसिटी की। तो यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी है वो आ जाएगी इस प्लेन से परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जिसको लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज या आउटवर्ड, ठीक है। और आउटवर्ड को लिखने का एक और तरीका होता है डॉट, ठीक है। के कैप जब लिखते थे तब भी इस चीज़ का यूज किया था हमने। ऐसे ही अगर अपने पास में ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे सर्कुलरली घूम रहा है कोई पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट में, तो इस केस में अगर मैं ओमेगा की डायरेक्शन निकालूं तो इस केस में जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो आ जाएगी क्लॉकवाइज, या इसको बोलेंगे थंब है उसकी डायरेक्शन से आ गया है इनवर्ड, या क्रॉस से भी इसको लिख सकते हैं। ये हो जाते हैं अपने पास में एक्सियल वेक्टर से डायरेक्शन, ठीक है। ये अपने पास में इतने थोड़े से ही कंसेप्ट हैं, इन सब का यूज करके सारे के सारे आंसर निकाले जा सकते हैं, ठीक है। अब एक आधा क्वेश्चन ऐसा करवाता हूँ जो आपको थोड़ा सा यूनिक लगे, जिसके बारे में अब तक कुछ भी मतलब पढ़ा हुआ तो है, बट जो थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है वैसा। एक दो क्वेश्चन है इन पे बेस्ड नहीं, इस पूरे चैप्टर पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चन है वो करते हैं। तो ये है अपने पास में क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जिसका मास है 10 ग्राम और वो एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है जिसकी रेडियस है 6.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस है, रेडियस मैंने लिख लिया 6.4 सेंटीमीटर, जो कि बनती है 6.4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। इसका जो मास है 10 ग्राम, 10 इंटू 10 की पावर -3 kg, जिसको लिखा जा सकता है 10 की पावर -2 kg, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलेरेशन, इसके एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड बताना है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर -4 जूल बाई एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन, ठीक है। तो अपने पास में जब वो पार्टिकल स्टार्ट हुआ है मोशन, तो मोशन जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जो स्पीड थी वो है 0, ठीक है। और पार्टिकल जो है उसने 2 राउंड है, 2 राउंड में जो डिस्प्लेसमेंट चल लिया है वो हो जाएगा 2 इंटू 2πr, मतलब कि 4πr। तो इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 4π इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर -2, ओके, ठीक है। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है वो हो चुकी है ½ mv² इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर -4। यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर बन जाता है 8 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन इंटू 2 अपॉन m।
तो वी स्क्वेयर बन जाए 8 टू जा 16 इंटू 10 की पावर -4, 16 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन मास है 10 की पावर -2। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 16 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर। ओके, तो इसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो इनिशियल स्पीड आ गई है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया, फाइनल स्पीड का स्क्वायर आ गया है और डिस्टेंस आ गया है। तो हम इक्वेशन लगा लेते हैं कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो एक्सेलरेशन यहाँ से बन जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 16 इंटू 10 की पावर -2 माइनस इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जो डिस्टेंस है, ये बन जाता है 2 इंटू 4 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर -2। तो ये अपने पास में 0 का स्क्वायर है, ये तो हट ही गया है। ठीक है, 16 पे ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं जब निकालता हूँ कैलकुलेटर से तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 0.0995 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो करेक्ट आंसर था वो था 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्वेश्चन आया हुआ था, 2016 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो बार इस क्वेश्चन को वापस से ट्राई करना जिससे इसके कंसेप्ट में क्लियरिटी आ सके। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा अपने पास में जो क्वेश्चन है वो है ये, अ पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस 20/π मीटर विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से जा रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकंड एट द एंड ऑफ सेकंड रिवोल्यूशन आफ्टर मोशन हैज बिगन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज। ओके, देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जब अपने पास में पार्टिकल है, पार्टिकल की जो रेडियस है वो है 20/π। ओके, इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो है कांस्टेंट। अच्छा, जो फाइनल वेलोसिटी है, वो फाइनल जो स्पीड है वो है 80 मीटर पर सेकंड, या फाइनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी और स्पीड, इसमें स्पीड वाला कंसेप्ट यूज होता है जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एट द एंड ऑफ सेकंड रिवोल्यूशन, 2 रिवोल्यूशन कर लिए हैं, मतलब डिस्टेंस है वो चला जाएगा 4πr, मतलब कि 4π इंटू 20/π। तो डिस्टेंस है वो जाता है 80 मीटर। ओके, रेडियस वेलोसिटी, अच्छा मोशन जब बिगिन हुआ है मतलब इनिशियल वेलोसिटी है 0। ठीक है, बस इक्वेशन लगा लेते हैं, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन का यूज करके एक्सेलरेशन लिखता हूँ सीधा ही। एक्सेलरेशन हो जाता है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2s। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 80। तो 80 इंटू 80 अपॉन 2 इंटू 80, इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना इजी सा क्वेश्चन था, इजीली अपना आंसर आ गया है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, बिल्कुल डन है। यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। अगले हैं कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको करता हूँ। तो अपने पास में नेक्स्ट है ये। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल का पाथ बताना है दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में। पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विद रेस्पेक्ट टू अदर। एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल है उसका क्या पाथ होगा। चलो ये देखो, ऐसे है बेटा एक प्रोजेक्टाइल जो कि मैंने v1 वेलोसिटी से फेंका है, एक प्रोजेक्टाइल है ऐसे जो कि मैंने v2 वेलोसिटी से फेंका है। v1 और v2 ये 2 वेलोसिटीज है। ठीक है, ऐसे ही किसी एंगल पे ये अल्फा पे है, ये है बीटा पे। ऐसा अगर कोई भी अपने पास में प्रोजेक्टाइल है, उस केस में जो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसकी जो वैल्यू है वो अपने पास में आ जाती है वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है नॉन जीरो। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अगर मैं लिखता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1,
2 पे जो एक्सेलेरेशन लग रहा है वो है माइनस जी, 1 पे भी जो एक्सेलेरेशन लग रहा है वो है जी। तो इस केस में ऐसा कोई भी केस होता है तो उसमें रिलेटिव एक्सेलेरेशन है वो 0 होता है। इसका मतलब पार्टिकल पे एक्सेलेरेशन लग ही नहीं रहा, एक जो वेलोसिटी है वो लग रही है जो कि नॉन जीरो वेलोसिटी है। अगर किसी पार्टिकल पे कांस्टेंट वेलोसिटी लग रही है, रिलेटिवली इन दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का जो मोशन है वो रहेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस केस में जो रिलेटिव मोशन है कोई भी दो प्रोजेक्टाइल के बीच में, उसका आंसर आ गया है, वो मोशन होता है स्ट्रेट लाइन। किसी भी एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल का मोशन है वो स्ट्रेट लाइन ही होगा और कोई भी मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, इससे आगे और इस पर कोई भी वीडियो नहीं आएगी। ठीक है, अपने चैनल पे और वीडियोज़ आपको मिलेंगी, उनको पढ़ो।